नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद है हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। दोस्तों, राजनीति में गिरने की कोई सीमा नहीं होती। इंसान अपने पद पर बैठकर भी गिर सकता है, इंसान किसी संगठन में बैठकर भी गिर सकता है, इंसान कहीं भी गिर सकता है। और जो बात करते थे राष्ट्रवाद की, जो बात करते थे सनातन की, जो बात करते थे देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की, जो बात करते थे विश्व गुरु बनाने की, वो लोग गिर गए हैं। और एक होमनाथ पांडे की कविता है, राजेंद्र गुप्ता जी ने सुनाई थी कहीं पे, इतनी पसंद आई कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा वो आप तक पहुंचाने के लिए। और भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं मेघराज जी, अजमेर से सांसद हैं वो अपने ही डिपार्टमेंट की खीरे की 99 करोड़ की सब्सिडी को गटक गए। और जब मंत्री जी गटक रहे हैं तो उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं आईएएस, उसने भी अपनी माँ के नाम से, पत्नी के नाम से सब्सिडी डिपार्टमेंट की ले ली। तो ये दौर गिरने का है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जमीन का एक घपला किया और उनके बचाव में आए लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ खबर छापना सनातन का अपमान है। मतलब आज बीजेपी की सत्ता में बैठे हुए लोग सनातन के ठेकेदार बन गए हैं। वो अगर कोई घपला घोटाला, कोई घटिया कर्म करते हैं तो वो सनातन का अपमान माना जाए उसको। होमनाथ पांडे जी कविता है दोस्तों, गिरो गिरो गिरो, अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर हैं। इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े। अभी तो गिरने की शुरुआत है, गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने मत दो। सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद न गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, पर अकेले मत गिरो। रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो कि एक तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है। साहस के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। किसी एक ही मामले में सही, तुम्हें विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गिरने में अपने गिरने की संभावनाएं तलाशेंगी। वह तुमसे भी ज़्यादा गिरने का पराक्रम करेंगी। उनके पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और ज़ोर से गिरो, थोड़े शोर से गिरो, चारों ओर से गिरो, निपट भोर से गिरो और गिरते रहो। यह सच है कि इससे पहले तुम्हारी तरह कोई नहीं गिरा, इसका कोई नहीं तुम्हें गिला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सदियों से खड़े समाज को तुम गिरना सिखा रहे हो। एक ही जगह खड़े खड़े लोग जड़ हो गए थे, उन्हें जड़ से तुम ही हटा रहे हो। यह कोई आसान काम नहीं जो तुम जमाने को बता रहे हो। जो गिरने में असमर्थ हैं वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। इन सब से घबराना नहीं है, गिरने से डगमगाना नहीं है। आज तक जो कुछ न गिरने के लिए प्रतिबद्ध था वह सब लेकर गिरो। धर्म लेकर गिरो, कर्म लेकर गिरो, देश लेकर गिरो, भेष लेकर गिरो, पेड़ लेकर गिरो, रेंड लेकर गिरो, पानी लेकर गिरो, पहाड़ लेकर गिरो, सावन लेकर गिरो, आषाढ़ लेकर गिरो, प्रकृति लेकर गिरो, संस्कृति लेकर गिरो और विकृति लेकर गिरो। ओ वर्तमान सदी के महानतम महापुरुष, पूरी कायनात को दिखा दो कि तुम और कितना गिर सकते हो। कल हो सकता है कि तुम्हारा गिरना देखकर ही लोगों में उठने की कामना उठे। आने वाली पीढ़ियों को उठने का अर्थ बताने के लिए, कम और ज़्यादा गिरने का फ़र्क बताने के लिए, बिना किसी फिक्र सिर्फ और सिर्फ गिरो, गिरते रहो जब तक गिरने की क्रिया निष्क्रिय ना हो जाए। गिरो
गिरो गिरो। 12 साल की महामानव की यात्रा का निचोड़ है दोस्तों भूवनाथ पांडे की ये कविता। बात आज समझ आ जाए, बात इस पल समझ आ जाए और बात सदियों में समझ आ जाए, ये बात की बात है। लेकिन सच ये है कि हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है, हमारे देश के लोगों की जो भावनाएं हैं, हमारे देश के लोगों की जो इच्छाएं हैं, हमारे देश के लोगों के जो सपने हैं, वो सब गिर चुके हैं। हम एक गिरे हुए देश के वासी हैं सर जी। और कितना गिरे हैं? अब ये तो बता दिया। पहले तो मैं जो पांडे जी जिन्होंने ये कविता लिखी है उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु कामना करता हूँ कि वो बने रहें और इस तरह की कविताएं लिखते रहें। इनको इस कविता को सुन के मुझे गजानन मुक्तिबोध की याद आती है, दिनकर की याद आती है, धूमिल की याद आती है, जो सत्ता के खिलाफ कविता लिखते थे। पाश की याद आती है। पाश की याद आती है। और पाश तो इतने मानते हो, अपनी एक कविता में चौधरी भजन लाल का जिक्र किया हुआ है। अगर लोग पढ़ लें तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे, हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हाँ, इतने भयंकर चीज़ें लिखी। अगर कवि अगर नहीं बोलेगा, कभी अगर नहीं लिखेगा, और तो सब गिर चुके हैं, अगर कभी भी गिर जाएगा तो मेरे ख्याल से वो फिर अंत है। उसके बाद शायद गिरावट की कोई सीमा नहीं रहेगी। और ना कवि, लेखक और पत्रकार भी उस श्रेणी में है, या एक कहिए कि बौद्धिक तबका जो है हिंदुस्तान का, कहीं का भी अगर वो जुल्म, शोषण, आतंक और तानाशाही के खिलाफ नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? सारी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी इन्हीं की है। तो पांडे जी को बड़ा साधुवाद है कि उन्होंने इतनी अच्छी कविता लिखी है। अब ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने तो कह दिया गिरो गिरो, बहुत संभावनाएं हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल भी अगर आपको गिराना बंद कर दे तब भी गिरते रहो, और अपनी संभावनाएं जो हैं आपकी उस पर डाउट मत करो। आपने अगर कोई पैमाना ये तय कर लिया कि मैं इस हद तक ही गिर सकता हूँ, तो कहते हैं आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है और रुकना मत, गिरो गिरो गिरो। तो सारी कविता पढ़ लो, आपको थोड़ा थोड़ा अनुभूति होगी कि किसके बारे में बातचीत हो रही है। अंत में पांडे जी ने खुला चिट्ठा लिख दिया उनके बारे में कि विश्व के महानतम महापुरुष कौन है। अब ये वो तो सुनेंगे नहीं, उनको सुनना चाहिए। देखिए, इस देश में भाजपा ने 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं। अटल जी वो कवि थे खुद, कैसे कविता लिखते थे, कैसे कवि थे, उस पर तो कवियों में आलोचनाएं चलती रहती हैं, बट वो कवि मन तो थे, है ना। हार नहीं मानूंगा, एक अंदाज था उनका। और एक कार्यक्रम में मैंने देखा कि मोदी जी ने भी कुछ कविताएं लिखी हैं, उनकी शायद कोई पुस्तक भी आई है। जी, है ना। तो एक कवि के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि तत्कालीन समाज में जो और लोग अच्छी कविता कर रहे हैं उसको वो पढ़ें। तो मोदी जी अगर इसको पढ़ पाएँ तो बड़ी बात होगी। राजेंद्र गुप्ता जी ने बड़े ढंग से अपनी बात कह दी, और पांडे जी के शब्दों को उन्होंने, पांडे जी के शब्दों को जी लिया, स्वर दे दिया, तो बड़ी बात है। दूसरे, शायद मोदी जी पढ़ भी लेंगे तब भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहाना बनती कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है और विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो किसी पांडे जी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो इस तरह की बात लिखते, और किसी राजेंद्र गुप्ता में भी ये साहस नहीं होता कि वो इस कविता को गा देते। तो कम से कम आज इतना तो है कि ना तो कभी सोच रहा है लिखते हुए कि क्या जोखिम है उसके, और ना ही कोई जो उसको स्वर दे रहा है वो परेशान हो रहा है कि मेरा कुछ हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इनको समाज से वाहवाही नहीं मिलेगी, ये आप मान के चलिए। तो अच्छा है अगर वो पढ़ लें तो उनको अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा। दूसरी बात, वो मेरे से जुड़ी बात है, मैंने कई बार इसका जिक्र अपनी वीडियोस में भी किया, अपनी पोस्ट में मैं करता रहता हूँ कि मेरे से लोग अक्सर ही पूछते हैं कि आप डॉक्टरी आपने पढ़ी थी, आप मरीज़ देख रहे थे, तो आप एकाएक पत्रकारिता में क्यों आ गए, और क्या अनुभव है यहाँ का। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि जब तक मैं डॉक्टरी कर रहा था मेरे पास एक मरीज़ था और मैं था, और मेरी समझ थी और उसका इलाज था। इसके अलावा मुझे दुनियादारी का कुछ पता ही कुछ नहीं था। सुबह से शाम तो मुझे कुछ नहीं पता इन चीज़ों का। मैं पत्रकारिता में आया तो मुझे पता चला कि गिरना क्या होता है,
कितने जलील लोग हो सकते हैं। कुछ ऐसे करेक्टर्स मेरी ज़िंदगी में मिले मुझे कि मुझे उनको देख के मैं सोचता था कि ये क्यों गिरे, क्या गिरना इतना ज़रूरी है। दूसरे, पत्रकारिता के माध्यम से जो एक नेताओं से संपर्क बनना और राजनीति से जो जुड़ाव हुआ, उसमें मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि पत्रकारिता में गिरने की एक सीमा होती है, राजनीति में गिरने की कोई सीमा होती ही नहीं। मतलब अब जब कोई सीमा ही नहीं गिरने की, तो फिर आप किसको क्या कहोगे। जो दिन में आपके मित्र हैं वो रात में आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, दुर्भी संध्या चल रही हैं दुनिया भर की, कोई भरोसा नहीं आदमी आदमी का, सगे भाई आपस में एक दूसरे के जानलेवा हो रहे हैं। तो जब इतनी चीज़ें हो सकती हैं और पति पत्नी अलग अलग दलों से चुनाव लड़के आमने सामने हो सकते हैं, और पता नहीं राजनीति कितने पाप करा रही है, तो गिरावट की कोई सीमा नहीं। और नया चरित्र आपने जो अभी बताया कि वो मंत्री जी हैं, वो अपनी सब्सिडी ले गए। कोई आदमी पद पे बैठा हुआ है सर, हाँ, उसी के डिपार्टमेंट की सब्सिडी है। 400 कुछ किसानों को देश में मिली है, उसमें से एक वो खुद भी है सर। वो खुद है, इसलिए जो IAS है, जो डिपार्टमेंट देख रहा है, उसने अपनी माँ का भी नाम उसमें डाल दिया। हाँ, और 99 लाख की सब्सिडी मंत्री अपने खाते में डाल रहे। क्या मतलब, एक मंत्री हो भरा नहीं सर उसका, वो किसी और किसान को भी मौका दे सकता था। नहीं, वो भरेंगे कभी नहीं। और ये जो मंत्री जी हैं जो भी हैं, इनका अभी शुरुआत हुई है, कुछ मतलब कुछ ही रास्ता इन्होंने पतन का अभी तय किया है। इनके लिए तो अनंत संभावना है, भी बहुत ज़्यादा गिरना है, और इन गिरते हुए लोगों को कोई रोक नहीं रहा। विश्व, मैं तो हैरान इन्हें हूँ, कोई शर्म नहीं है। एक आदमी जो ये कहता था कि मेरा भ्रष्टाचारी ताप सहन नहीं कर सकते, हाँ, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं सर उस आदमी की, और उसको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ों की। तो वो कुछ भी कह सकते हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो कुछ भी कह सकते हैं, और वो क्या कह रहे हैं शाम को और सुबह क्या कह रहे हैं वो खुद ही भूल जाते अब हैं। मोहन यादव, मतलब उसने कोई घपला कर दिया, वो प्रेस ने छाप दिया, उस सनातन का अपमान कैसे हो गया जी? ये कुछ जुमले हैं जो चल रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात यह है कि पार्टी के जो नंबर 2 हैं उन्होंने मान रखा कि जुमले हैं, राजनीति में चलते रहते हैं, उसको गंभीरता से लेते नहीं। लेकिन अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की बात को उस देश के नागरिक गंभीरता से ना लें और हंसी मजाक में उड़ाने लगें, तो ये उसको चिंता होनी चाहिए इस बात की। और जो लोग चिंता कर रहे हैं जनता में, उनको भी और ज़्यादा चिंता होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। तो नरेंद्र मोदी के शब्दों की जो मूल्य था वो खत्म हो गया, फिर क्या मूल्य, रुपए की है ही नहीं। वो क्या कहते हैं, कुछ तो लोग हैं ऐसे जो उनके चंगुल में हैं, उससे वो कभी बाहर निकलेंगे भी नहीं। और जिस ढंग से कल्ट को प्रचारित किया जा रहा है वो अपने आप में बड़े अजीबोगरीब है। आप ये देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें सुनील शेट्टी फिल्म अभिनेता हैं कोई, वो अपना इंटरव्यू देते हुए एंकरनी जो है उससे कह रहे हैं कि कुछ तो है मोदी जी में, कुछ तो है। अभिनय के साथ कहते हैं वो। एक्चुअली तो ये जो कुछ है ना, बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं जी। हाँ, नहीं वही मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों के कहने का असर पड़ता लोगों पे। वो क्या बात बता रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मेरी ग्रैंड डॉटर है 15 महीने की, और हमारे घर में मोदी का जिक्र होता तो मोदी जी करती है। एक साईं बाबा की किताब सी है, उसमें मोदी जी का फोटो उसमें भी है, और वो वहां से कुछ लेती है और भोंक लगाने जाती है मोदी जी को, मोदी जी। सुनील शेट्टी कह रही हो, सुनील शेट्टी। और तब भी मैंने सोचा कि गिरने की क्या सीमा होती है। आज गिरने की सीमा पर बात हो रही ना, कि क्या सुनील शेट्टी के पास किस चीजों की कमी है, एक फिल्म एक्टर के पास क्या नहीं। उसके कई सारे तो होटल चलते हैं, बहुत पैसे वाला आदमी है। उसकी कौन सी ये मजबूरी है कि वो 15 महीने की अपनी पोत्री का, ग्रैंड डॉटर का मिसयूज कर रहा है। और जब इस चीज को लाखों करोड़ों लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि उन्हें अपनी बुद्धि पे शक होगा कि हम ही नहीं समझ पा रहे। सुनील शेट्टी जैसी विद्वान लोग जब इस बात को कह रहे हैं, सेलिब्रिटी कह रहे हैं, तो कुछ तो है, कोई मैजिक है। मैजिक शब्द यूज करा उसने। और ये कहने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम सेलिब्रिटीज कहते हैं। तो वो लोग भी गिर चुके हैं। तो गिरे हुए लोगों की तारीफ कर रहे हैं, और जो लोग
उठे हैं, उकड़ू बैठे हैं, खड़े हैं या अभी लेट ही रहे हैं, तो क्या करें? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प कुछ नहीं है जी, विकल्प तो जनता के पास है। मध्य प्रदेश में कुछ लोग ईडी के दफ्तर पहुंच गए, बोले जी दरवाजा खोलो, बोले भाई काम बताओ अंदर से। वो बोले जी कुछ नहीं, ईडी को ये बताना है कि मोहन यादव पे छापा मारो। अब तो खबरें भी छप ली भाई, अब तो क्यों नहीं छापा मार रहे? वो कह रहा है टाइम लेके आओ, टाइम लेके आओ। अब आने वाले टाइम में ये होगा, ये ईडी वीडी को भी लोग इनके कुर्ते फाड़ेंगे। मतलब ये लोग अभी बहुत अनाप शनाप पैसा बना रही सर। जो लोग ईडी के चुंगल में आए हैं, या ईडी ने जिन लोग, उनके सारे पैसे साफ कर दिए जी ईडी। बहुत भ्रष्ट डिपार्टमेंट है ये। देखो, इनका ना एक मॉडस ऑपरेंडी है। जैसे चंपत राय बंसल का इस्तीफा हो गया, कायदे से तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए तब तक। तो उसके पक्ष में जैसे ये नाम आया तो 2-3 दिन आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे एक ऐसे पोस्ट आने लगी लगातार, जो ये बता रहे थे कि वो कितने बलिदानी हैं, कितने तपस्वी हैं। फिजिक्स के लेक्चरर थे, उनको कैसे क्लासरूम से उठाया गया था और उनका तो समूचा जीवन राष्ट्र को समर्पित था, ये शब्दावली है। और देशभक्त थे और माँ भारती के परम वैभव की प्रगति के लिए जुटे पड़े थे रात दिन। और ऐसे महान व्यक्तित्व को जिस पे कोई मतलब अगर आप संदेह कर रहे हैं तो या आप एक बड़ा अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो। और सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए जिसने अपने एक एक जीवन का पल पल आहुति दे दी, उस पर आप शक कर रहे हो। और ऐसी सैकड़ों पोस्ट आ गई, चलती रही। ये क्या होता है? एक समानांतर चीज स्थापित की जाती है कि जो लोग ये मान के चल रहे हैं, जितने लोग ये मान रहे हैं कि चंपत राय बंसल कसूरवार है, गलत आदमी है, उससे ज़्यादा लोग ये मानने लगे कि वो बंसल जी जो हैं, चंपत राय जी, वो बहुत महान व्यक्ति हैं। तो एक तथ्य के सामने एक समानांतर तथ्य खड़ा करके, ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर सच तो ये है कि लोग है ना अंदर शर्मिंदा बहुत हैं। 2 घटनाएं लोगों को ना अंदर से झकझोर रही है। एक तो जो बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर किया है ना सर, हाँ, लोग बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब अंदर से पीड़ा में जल रहे हैं। वो मेरी समझ में नहीं आता कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर लोग क्यों बोल रहे हैं, जिन्होंने देखा है खुलेआम कि जिस तरीके से हुआ है। क्या वहाँ का जो बेशर्म नंगा मुख्यमंत्री है, उसे मुख्यमंत्री कहते हुए शर्म आती है? वो क्या कह रहा है? और दूसरा, राम मंदिर में जो चोरी किया ना जी चंदा, मतलब इतने आहत और पीड़ित हैं लोग, बस कर कुछ नहीं पा रहे, डर के मारे चुप बैठे हैं बस। नहीं, अब राम मंदिर के जो कुछ हुआ, इससे तो पूरा चरित्र सामना आ गया ना कि किस तरह के लोग हैं। बीच बाजार में इज्जत नीलाम होगी इनकी। हाँ, और ये नहीं अब इन्हीं के लोग हैं। जैसे नृपेंद्र मिश्रा जब पहुंचे थे अयोध्या में, तो उन्होंने क्या कहा था? जो एक बार गए, दोबारा फिर गए या उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि चोरी नहीं है, डकैती है। आप ये सोच के देखिए कि जहाँ 1000 करोड़ का घोटाला है, पूरा 1000 करोड़ का, और आपने वहाँ ऐसे 80 करोड़ जिनसे बरामदगी हुई है लगभग सारी चीज़ों की, वो कर लिया 8 लोग। क्या 920 करोड़ रुपया कहाँ गया? और ये जो जिस दर्जे के लोग पकड़े हैं, इनकी हिम्मत नहीं है इतना पैसा बचाने की। धर्मेंद्र जी, बड़ा मुश्किल है। अगर अब मान लिया मेरी हैसियत 2 करोड़ की है, मेरे पास 200 करोड़ रुपए आ जाए, तो उसको रखना, संभालना, ये कोई आसान काम नहीं है। नेताओं के अलावा, अफसरों के अलावा ये पैसा कोई नहीं बचा सकता। पूरी एसआईटी की जांच के नाम पे पहले पूरी लीपापोती की, इस बीच में पूरा दिन रात काम किया गया कि इन लोगों को बचाना है, कैसे बचाना है। और चंपत राय से भी ऊपर लोग हैं। चंपत राय को कौन 900 करोड़ खाने देगा? है उसकी औकात 10-20 करोड़ की होगी, इतनी भी नहीं होगी जी। हाँ, तो जो मेन राशि है, जो वो कह रहा है ये तीसरा शौक ही दूसरे हैं, हाँ। वो तो मतलब पैसे का शौक तो हो नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना, संघ की संस्कृति में एक शब्द आता है निधि प्रमुख। जो खजांची कोषाध्यक्ष होता है, पैसे की किताब रखते हैं, उसको वो कहते हैं निधि प्रमुख। तो राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा वो निधि प्रमुख है जो ये हजम जहां ये जा रहा है? और अभी तो शुरुआत भर है। राम मंदिर का तो खुल गया, चूंकि वहाँ आपकी प्रतिस्पर्धा थी तरह तरह की, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो इस देश को पहली बार ये पता चला है कि भारत में धर्म एक उद्योग है, इंडस्ट्री है। इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इससे
इनके गुल्लक पे बहुत जबरदस्त पड़ेगा कमाई जी। होती है और इस कमाई का कोई हिसाब किताब अब लोग अपने खून पसीने कमाई नहीं डालेंगे, कोई बेईमान आदमी देता हो तो अलग बात है, नहीं तो लोग अब ये लोगों को सतर्क होना पड़ेगा कि ईश्वर के और आपके बीच का जो ये जाल है, जंजाल है, इससे आपको मुक्ति पानी होगी। मुझे एक ऐसे सज्जन मिले थे, सज्जन तो क्या कहूँ, दुर्जनी थे अपने काम से, जो उन्होंने बताया कि उनके पास शनि देव के करीब करीब 100 से ज़्यादा मंदिर हैं उनके, और वहाँ से जो चंदा इकट्ठा होता है, जो चढ़ावा होता है, उसका रात को बैठ के हिसाब किताब किया जाता है। तो उनसे ये पूछा गया जी शनि के मंदिर ही क्यों? बोले कि शनि का जो आतंक है, जो भय शनि के नाम पे जो व्याप्त किसी है। से भी नहीं डरता, वो शनि से जरूर डरता है जी। हाँ। तो आप ये देखिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो धर्म का इस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। और ये जो बहुत शातिर लोग हैं ना, जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, निधि प्रमुख वगैरह, इनको पता है, इन्होंने 25, 30, 50 साल में यही अनुभव किया है कि माल कहाँ है और कैसे निकालना है, कैसे निकलता है। और जो इनके समर्थक थे, अब उनकी जेब से भी माल निकलने शुरू हो गए, क्योंकि इनके सिलेबस में यही थोड़ी था कि कांग्रेस वालों के निकालना है। जहाँ जहाँ से भी ये चीज़ें निकल सकती हैं, माल आ सकता है, वो सबका ज़बरदस्त अध्ययन है। तो और गिरने की कोई सीमा नहीं है। तो ये उत्खनन जो है ना, ये चलता रहेगा लगातार। और अब हिंदू धर्म के ही बहुत से जो पुरोहित वर्ग है या जो और लोग हैं जी, जो अपना जीवन यापन वहाँ से कर रहे थे, उनको ये लगने लगा कि यार राम मंदिर बनाया किसने था, कहाँ गया निर्मोही अखाड़ा, कहाँ सब कुछ चले गए, ये कौन लोग हैं जो आ गए? तो तमाम संघी आ गए, सारे आरएसएस के लोग आ गए। गुजरात की बहुत सारी फर्मों ने काम ले रखे हैं जी वहाँ पे। संजय सिंह ने, गुजराती लोग भी सक्रिय है जी, बिल्कुल है, इसलिए तो ये अयोध्या से हारे थे। अयोध्या से हारने का क्या था कि वहाँ के जो स्थानीय रोजगार हैं वो सब खत्म करके गुजराती लोग ले गई वहाँ पे। देखिए, इवन जमीनें खरीद के जी बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि संजय सिंह ने जो उदाहरण दिया है कि 2 करोड़ की आपने जमीन खरीदी और 5 मिनट बाद 18 करोड़ की ट्रस्ट के पास चली गई, वो तो कैसे होगी ये सारी चीजें, कैसे हो रही? संजय सिंह भी हिम्मत ही दिखा रहा है और बिका नहीं सर, कमाल की बात है। वो सारे चले गए, प्रचार तो उसके खिलाफ बहुत किया जा रहा है, बड़ी ऐसी चीजें उड़ाई गई कि जा सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये उस काम में भी लगे रहते हैं रात दिन। तो इनकी माया को समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। तो ना तो आप इनका कोई ऐसा पैमाना कि कहाँ तक गिरेंगे, ना वो तय हो सकता है, और क्या क्या कर जाएंगे जो आपकी कल्पना से परे है। और साथ में वो जो मैंने कहा था आपको कि पुण्य की तारीफ करते करते पाप कर्म करने की जो क्षमता है, दक्षता है, निपुणता है इन लोगों में, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो बुरा हाल है जी इनका। लेकिन इस गिरने में ना मुझे एक आदमी का डर लगने लग गया है, और वो डर है सौरभ द्विवेदी का सर। अच्छा, हुआ क्या, सौरभ जी जब दैनिक भास्कर में थे, तब मैं भी दैनिक भास्कर में था, और सौरभ जी ने बाद में बहुत राइज किया और वो ललन टॉप उन्होंने स्थापित किया। ललन टॉप में वो बहुत फेमस हो गए। उनके बाद बेचारों को, उनको आज तक वालों को उनसे दिक्कत होने लगी और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ के करना तो चाहिए था खुद का एस्टेब्लिश उन्होंने, लेकिन कई बार नौकरी पेशा आदमी लगातार नौकरी करता करता वो इतना वो हो जाता है कि वो खुद का काम कर ही नहीं पाता है। जैसे शुरू में अपने को डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि सर मैं क्या करूँगा, आप बोले यार करना, छोड़ देना तू इन बातों को, करो। तो हमने कर लिया, तो अपनी मतलब हम करोड़पति तो नहीं बने, लेकिन अब जितनी तनख्वाह ले रहे थे उतना तो अपनी संतोष तो है, और ये संतोष है कि गिर नहीं रहे हम। तो अब सौरभ द्विवेदी चले गए जी इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। अब हमारे दर्शकों को भी मैं बता दूं कि इस देश में 2 अखबार ऐसे हैं दोस्तों जो रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पहला तो द हिंदू है और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस है। हिंदू ने कभी अपनी पत्रकारिता नियम से समझौता नहीं किया, इंडियन एक्सप्रेस ने समझौता कभी कभी किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना बाकी लोग हैं। आज के दिन प्रिंट मीडिया टोटली बिका हुआ मीडिया है, और वहाँ पे ये दिल्ली में बैठा एक आदमी तय करता है कि इनकी हेडिंग भी क्या लगेंगी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू आज भी इसके एक्सेप्शनल केस हैं। लेकिन हमारे देश में सर अंग्रेजी बोलने वाले लोग कम हैं, पढ़ने वाले तो और कम हैं। तो ये जो बेचारे बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग छापते हैं, इनको कोई समझ में नहीं आती थी। अब इंडियन एक्सप्रेस ने सोचा कि हम हिंदी में डिजिटल मीडिया पे आ जाएं, और अब वो जो खबरें हैं जो रूटीन में उनके छपा करती थी, अब वो हिंदी में सौरभ द्विवेदी उनको बोल के बताते हैं।
और वो अब करोड़ों लोगों तक पहुंचने लगी। अब ये मोहन यादव का और उसके बाद में ये मंत्री जी के दो मंत्री जी कांड का तो आ दो गए, कांड आ गए। तो बड़ी चिंता हो रही होगी ऊपर बैठ अब के मैं कि ये सोच रहा हूँ कि सौरभ द्विवेदी को अब कैसे ये लोग निपटाएंगे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस तो देखो प्रिंट में तो खबरें छपती रहती हैं जी, लेकिन वो डिजिटल के माध्यम से लाखों लोगों तक जब पहुंचेंगी और इस सरकार की जब धज्जियां उठेंगी तो इंडियन एक्सप्रेस कैसे बचेगा, मैं ये सोच रहा नहीं, हूँ। अब आप ये मान के चलो और मेरी बात को याद रखना, अभी इन्होंने निपटाना छोड़ दिया, किसी को नहीं निपटाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब जो बोल रहे हैं ना, उनके निपटाने का सीधा अर्थ कहीं और जाएगा। अभी तक तो ये किसी के माध्यम से निपटाते थे, जैसे नहीं, अब मुझे लग रहा है निपटाने से ज्यादा समेटने पे जोर दे रखा है कि लूट लो, जिस तरह जाने से पहले लूटा ये जा सकता है। इसका भी फायदा उठा लेंगे। मैं कहता हूँ ना बार बार कि रवीश कुमार, अभिसार या जो और लोग हैं उस पे, यार सौरभ द्विवेदी भी नए नए शामिल हो गए, इनको तो ये आधार बनाएंगे कि साहब बताइए आप कौन कह रहा है कि हमने मीडिया पे हमारा अंकुश है, नियंत्रण है। ये दो तो कह दिए गुरुकुल पॉलिटिक्स फिर रोजी कर देश के पूरे राजनीतिक नेतृत्व जहाँ सोचना बंद शुरू करता है, वहां से तो मोदी जी का दिमाग प्रारंभ होता है। इस व्यक्तित्व को, इस महामानव को कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बौद्ध मोंक थे, वो अभी आए थे केंचुआ पार्टी के, उसमें उनकी भी वीडियो आ रही है और वो कह रहे हैं कि भैया मैंने 10 साल संघर्ष करके देख लिया, मैं किसान आंदोलन में भी शामिल था और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ। और ना इन केंचुओं ने बहुत देर कहते हैं, वो कहते हैं कि इनको शासक मान लो, ये रहेंगे और ऐसी व्यवस्था कर देंगे, चुनाव भी होंगे, संविधान भी रहेगा, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर लिया, अपनी पूरी उनकी, अब होगी नहीं होगी भगवान जाने। लेकिन फिर मुझे एक उस साधु की याद आ जाती जो भाजपा में आजकल उपेक्षित है, लेकिन भाजपा का बार बार मैंने कहा, साक्षी महाराज, मेरे ख्याल से 15 या 16 की वो है, बोला मैं साधु आदमी, मैं बता रहा हूँ 50 साल चुनाव नहीं होते, ऑन रिकॉर्ड है ये कोशिश। और मैंने उस समय ये लगा कि नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, भारत के लोग बड़े जमीर वाले लोग हैं और उठ खड़े होंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो अब ये कब उठेंगे नहीं उठेंगे, चूंकि इनको जो ड्रीम मर्चेंट है ना सर, इनको राम ही मारेंगे, सच है ये। राम ने तो शुरू कर दिया ऑपरेशन। हाँ, ये मतलब गिरेंगे, जो राम को लाए है ना, राम ही धक्के मारेगा उनके, और ये जनता से तो नहीं जाएंगे, ये राम धक्के मारे, इनके पाप कर्म इनको गिराएंगे सर। क्योंकि हम चूंकि भारतीय लोग भाग्यवादी लोग होते हैं, तो जब ये गिरेंगे, उसके भी नीति के भी अपने कारण तो बनते ही हैं सर। अब देखो, ये तो हमारी जो परवरिश है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हम तक सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर है और भाग्य है और कर्म फल है, उन सारी चीज़ों का हमें सहारा लेना पड़ रहा है कि अब जो कुछ होगा यही कुछ करें तो करें, अपने तो बस की बात है नहीं, है ना। तो सारे देश में निराशा है इस चीज़ को लेके, और कुछ लोग अब ये मान रहे हैं कि भाई नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे हो गए। अब जैसे इमरजेंसी को इन्होंने कराया, क्या जरूरत थी, 51 साल बाद आप संविधान हत्या दिवस मना रहे हो, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं वहाँ कि हम थे। अब क्या कहा है मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो डायलॉग बोला है, मनोहर लाल खट्टर ने बोला ना, पहले तो एक चुटकुले के माध्यम से बताया था भजन लाल की औकात, वो, और अब एक ये नारे के तहत बताती इमरजेंसी के 3 मनोहर, इंदिरा संजय बंसीलाल, मनोहर लाल खट्टर, और किरण चौधरी बीजेपी में और उसकी बेटी बीजेपी में मंत्री है। अब इनका नंबर लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्थापित नीति है, जो भी इनके साथ आया इन्होंने लिया है, जरूरत में उसकी जरूरत पूरी की है, उसके बाद में उसको चूस के फेंक किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। और मुझे इसमें एक पॉजिटिव चीज नजर आएगी, अगर भाजपा ये ऑपरेशन कर गई कामयाब, तो अगर कभी भविष्य में कांग्रेस या कोई और पार्टी आई तो उसके लिए बड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ, उनको ये कचरा साफ मिलेगा। क्योंकि जब आप कई बार क्या होता है, कोई राजनीतिक दल विभिन्न मजबूरियों के चलते कोई एक्शन नहीं ले पाता, और कोई दूसरी सरकार आती तो वो ले लेती है, तो वो पहले वाले चाह तो रहते ऐसा हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते, और दूसरा उसको कर जाता तो उनका रास्ता साफ हो जाता है। जब अविपा टूटी सर, और ये रामविलास शर्मा जी वगैरह कई लोगों को, मतलब अविपा के भी कई बागी लोग वहाँ पे गए इनेलो के साथ, तो उन्होंने उनकी टिकटें काट दी चौटाला साहब ने, या फिर टिकटें मिली तो अरवाव रू दिए। तो कहते हैं कि बंसीलाल जी ने उनको फोन किया कि यार ये काम तो नहीं ठीक करा। मेरे ख्याल से करतार बढ़ाना के अलावा उन्होंने सबकी टिकटें काट दी थी। बोला ये काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया। हाँ, तो कई बार आपदाएं जो हैं वो अवसर प्रदान कर देती हैं इस तरीके के। तो
अब आप ये मान के चलो कि भारत की जो 5-7 हज़ार साल का सभ्यता का इतिहास है, उसमें पहले व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। जो मुझे सच में ये लगता है कि कई बार वाकई मुझे डाउट होता है कि इनको भेजा ही गया है। सुनील शेट्टी वाली बात नहीं कहा। वो एक गाना था ना, कल भी इनको मैंने भेजा आपको गया गाना है सुनाया था। जी, इनको भेजा गया है गिरने के लिए। वो एक गिरने वाला है, एक गाना था कि तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। अच्छा, तो मतलब ये कामना की गई थी कि आदमी गिर सकता है, अवतार नहीं गिरेगा। क्योंकि उसकी गिरने में हार की भावना आती, तो मोदी जी तो अवतार हैं ही। अवतार है जी। अब अगर अवतारों का भी पतन होने लगा तो भाई चंपत राय को बड़ा दुख होगा। वो यही कहते रहे कि विष्णु का अवतार हैं ये, भगवान जो है भारतीय परंपरा लेकिन में जो राजा होता है, राजा हिंदी भगवान भाषी होता है। लोग है ना, उनको इंडियन एक्सप्रेस हिंदी मजा आएगा अभी फिलहाल, जब तक मतलब वो चल रहा है। आप पढ़ें, उनके चैनल को भी देखें, और बाकी सौरभ द्विवेदी असली परीक्षा सौरभ द्विवेदी की होगी नहीं बेचारे की। हम तो अपना कोटा पूरा करते रहते हैं, हमसे तो कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इनको गिरने दो, पर आप नहीं गिरना, क्योंकि अगर हम लोग भी गिरे तो ये देश, फिर इसकी गिरावट की सीमा नहीं रहेगी। हमें नहीं गिरना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, हमें जाति और धर्म के नाम पे नफ़रत नहीं फैलानी है, हमें अपने बच्चों को साइंस पढ़ानी है, हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि ये दुनिया खूबसूरत है और इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं। इस दुनिया में हिटलर जैसे लोग आके चले गए, इस दुनिया में बहुत क्रूर शासक आके चले गए, लेकिन ये दुनिया यही है, ये दुनिया नहीं गिरी। गिरते हैं तो सिर्फ लोग गिरते हैं, गिरती है तो सिर्फ मानसिकता गिरती है, और आप सब लोगों को हमें अपनी मानसिकता को नहीं गिराना है। बीजेपी के भी जो साथी आज के दिन गिरावट को अपना धर्म मान के बैठ गए हैं, उनसे भी प्रेम करना है, उनको भी समझा के रास्ते पे लाना है अगर लाश को, तो नहीं तो कुदरत के अपने न्याय हैं, कुदरत इनके साथ एक दिन न्याय करेगी। आप और हम उस न्याय को जरूर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस बारे में लगे हाथ एक खबर और बता दो कि प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पे गए हैं। हाँ जी, वो अब एथेनॉल वाले और वो ऐसे देश में गए हैं जिसकी आबादी है 1,32,000। शायद हमारे रोहतक शहर की भी से 4 गुना होगी। और वहाँ से भारत जो है 21 करोड़ का माल लेता है वहाँ से। हाँ, उस देश से। उसमें मछली वगैरह है। अच्छा, तो उतने उन्होंने ट्वीट करके बताया कि कौन सा मैं देश है वो? सेशल्स या कुछ इस तरीके का देश है। तो उन्होंने सोचा शायद ये रह गया होगा अभी सूची में पूरे करने ना। तो उस देश में वो गए और किसी और को वो भेजते नहीं। तो उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैं अपने बहुत प्रिय मित्र, वहाँ के जो भी राष्ट्रपति वगैरह हैं, आपको भी नहीं पता होगा कौन है, ना मुझे पता कौन है, और ना देश जानता होगा, क्योंकि मित्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है उनके, और मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। बेताब हो रहा है। और साथ ही मैं इंडियन डायस्पोरा से मिलने के लिए कुछ पता नहीं जी, बाद में पता चले सेशल्स का एक पोर्ट जो है वो अडानी ने डेवलप, तो कुछ भी हो सकता है, चलेगा, ये बिना मकसद कहीं नहीं जाता। हाँ, और आने वाले 2-3 दिन में आपको ऐसी भी वीडियो मिल जाती है जो आप बोर हो जाते हैं ना, वो एक आती है कि मैंने छुआ। हो सकता है 2-3 दिन सेशल्स में भी कोई मिल जाए इनका, पता नहीं क्या हो जाए। अभी बांग्लादेश ने एक पोर्ट जो पहले भारत डेवलप कर रहा था वो चाइना को दिया है सर, और वो हमारे से केवल 80 किलोमीटर दूर है। तो बांग्लादेश का तो बंटाधार करा ही दिया जी इन्होंने। 80 किलोमीटर दूर है सिर्फ हमसे जो पोर्ट चीन डेवलप कर रहा है, और बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री कहाँ रह रही है? भारत में। तो ये विश्व गुरुओं के हाल हैं दोस्तों। अपने अनुभव जरूर हमारे साथ शेयर करते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।